स्वागत है आपका डायलॉग्स में, जहाँ हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। हमने पिछली बार बात करी ओपियोइड यूज डिसऑर्डर को कैसे पहचानें। हमने बात करी ओपियोइड्स हमारे शरीर में क्या नुकसान करते हैं और ओपियोइड लेने से हमारे जीवन पे क्या असर होता है। इसके बारे में और जानकारी के लिए यू कैन क्लिक ऑन द लिंक बिलो। ओपियोइड एक बहुत पावरफुल रिवॉर्ड सिस्टम एंडोर्फिन्स के माध्यम से हमारी शरीर पे असर करता है। क्योंकि वो इतना पावरफुल सिस्टम है, उसी कारण से उसका विथड्रॉल उतना ही जोर से आता है, उतना ही लंबा समय चलता है। और जो फिजिकल डिपेंडेंस है, खास करके क्रॉनिक पेन, वो इसमें काफ़ी प्रोमिनेंटली देखा जाता है। दैट्स वाई ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड यूज इज अ बिट डिफिकल्ट। और ये ज़रूरी है कि हम जल्द से जल्द इलाज कराएं, जल्द से जल्द एक्सपर्ट के पास जाएं। और जो मैंने लास्ट टाइम कहा था, मैं वापस रिपीट करूंगा, ओपियोइड्स को हर हालत में मना करना है आपके जीवन में असर करने से। इसको ज़रूर सोचना है। पहले विड्रॉल की बात करते हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बहुत स्ट्रॉन्ग एडिक्टिव पोटेंशियल है, स्ट्रॉन्ग विड्रॉल होता है। तो उस विड्रॉल में ओपियोइड में क्या होता है? विड्रॉवल एक जैसे हमने कहा, बॉडी अपना एक रिस्पॉन्स देती है अगर हम सब्सटेंस को बंद करते हैं। ओपियोइड्स सिस्टम में आना अगर बंद होती है तो बॉडी जो रिएक्ट करता है उसमें बहुत ज़्यादा नाक से पानी बहना, सलाइवा ज़्यादा बनना, डायरिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेन जैसे आपने बताया होगा ही, एब्डोमिनल क्रैम्प्स बहुत होते हैं, पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में तड़पता है, बॉडी का टेम्परेचर अप डाउन हो सकता है। उसके अलावा ये देखा गया है कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज़ ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हमने किस रूट से ओपियोइड्स लिया था, उस हिसाब से विड्रॉवल उतना ही सिवियर होता है। तो दीज आर फ्यू ऑफ द सिम्टम्स। सो ओपियोइड के विड्रॉल के ये सिम्टम्स होते हैं। सो मतलब हेल्प मी अंडरस्टैंड दैट। सो अगर किसी को विड्रॉल हो रहा हो और उस स्टेज में कोई पेशेंट आपके पास आते हैं, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमें उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना है, इन पेशेंट सेटअप में। सो ओपियोइड एडिक्शन में इन पेशेंट ट्रीटमेंट करनी ही है। खास करके अगर विड्रॉल स्टेट हो तो अर्जेंट हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होगी। क्योंकि जितनी विड्रॉवल्स की सिवियरिटी होती है, पेशेंट को बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल होता है। पेशेंट इस कंडीशन में वापस से इसीलिए ओपियोइड यूज में चला जाता है, क्योंकि उससे विड्रॉवल्स बर्दाश्त नहीं होते। एंड इट इज डेंजरस आल्सो, राइट? डेंजरस, सो विड्रॉल फेज से जो आप ट्रीटमेंट करेंगे, उस ट्रीटमेंट में आप क्या करेंगे? विड्रॉल्स में सबसे इम्पॉर्टेंट है जो सिम्टम्स हो रहे हैं उनको मैनेज करना। अगर डायरिया हो रहा है तो उसको कंट्रोल करना है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको मैनेज करना, बॉडी में पेन्स हैं, क्रैम्प्स हैं, तो हमें पेन किलर देना होता है। नाउ हियर वी कैन डू सब्स्टिट्यूशन, जो कि कुछ कंट्रीज़ में मेथाडोन जैसी दवाई से, कुछ कंट्रीज़ में ब्यूप्रेनॉर्फिन यूज़ होती है, तो हमें सब्स्टिट्यूशन थेरेपी करनी पड़ती है। लेकिन जैसे मैंने बताया, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे कुछ पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा यॉर्निंग होती है, कुछ पेशेंट्स को बहुत पेन हो रहा है या डायरिया हो रही है, तो डिपेंडिंग अपॉन द सिम्टम प्रोफाइल हम उसका इलाज करते जाते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये जो विड्रॉवल होता है ये बहुत प्रोलॉन्ग्ड होता है। जहाँ हम अल्कोहल में देखते हैं कि हफ्ता 10 दिन मैक्सिमम चलता है विड्रॉवल, दिस कैन गो अप टिल 2 वीक्स एंड इवन लॉन्गर। तो हमें हफ्ते तक विड्रॉल चलेगा और यही अपना डिटॉक्सिफिकेशन यही होगा। और ये डिटॉक्सिफिकेशन ट्रीटमेंट हमें इन पेशेंट सेटअप में ही करना है, क्योंकि जैसे आपने बोला, एक तो जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑटोनॉमिक इंस्टेबिलिटी होती है, ब्लड प्रेशर का डिसरेगुलेशन होता है, लेकिन उसके साथ साथ उससे विड्रॉवल बर्दाश्त नहीं होगा। एंड इन दिस सिचुएशन दे कैन इमीडिएटली गो एंड यूज द ओपियोइड्स अगेन। हमारा सारा एफर्ट और पेशेंट का सारा एफर्ट वेस्ट हो जाए। तो अगर हम बात करें तो हमने विड्रॉल में, जैसा आपने बताया, कि एक मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच लिया। हमने जहाँ सब्स्टिट्यूशन है वहाँ सब्स्टिट्यूशन किया। इसके सिवाय लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में ओपियोइड में किस तरह की मेडिकेशंस, किस तरह की ट्रीटमेंट फ्रॉम अ मेडिकल स्टैंड पॉइंट हम करते हैं? इसमें हम आफ्टर मैनेजिंग द विड्रॉवल एंटी क्रेविंग मेडिकेशन का यूज़ होता है। एंटी क्रेविंग मेडिकेशन उन्हीं रिसेप्टर्स पे जाकर जुड़ती है जहाँ ओपियोइड जाकर जुड़ती है। इसका बेनिफिट ये होता है कि जितनी भी क्रेविंग होती है, जितने भी न्यूरो रिसेप्टर्स जो ओपियोइड्स की वजह से एक्टिव हो गए थे, वो सेटल डाउन हो जाते हैं।
जिसकी वजह से क्रेविंग में बहुत सुधार आता है। तो एंटी क्रेविंग बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मोड ऑफ ट्रीटमेंट इन ओपियोइड एडिक्शन। इसके अलावा अगर कोमॉर्बिडिटी है, खास करके मेंटल हेल्थ इशू है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, एंजाइटी बहुत कॉमन होता है इन पेशेंट्स में। एंजाइटी इज़ अ पार्ट ऑफ विड्रॉवल ऑल्सो एंड ऑल्सो कोमॉर्बिड फैक्टर, तो उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा अगर अदर मेंटल हेल्थ कंडीशन दिखता है, जनरली ऐसे पेशेंट्स में मूड डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ADHD भी हो सकता है, तो अगर हम उन सबको आइडेंटिफाई कर सकें और उनका इलाज कर सकें तो हम ओपियोइड यूज़ से बच सकते हैं। एंड आपने बात करी मीथाडोन की, जो कुछ देशों में अवेलेबल है, बुप्रेनॉर्फिन की करी, naltrexone, naloxone are also used. Just help us understand how they are in the treatment and where are they used. मेथाडोन, बुप्रेनॉर्फिन ये दोनों सब्स्टिट्यूशन थेरेपी है, मतलब ये एक सिंथेटिक ओपियोइड्स हैं जिनको हम यूज़ So somebody is using heroin or stronger opioids, you are substituting with रिप्लेसिंग इट इन अ वे एंड यू मेंटेन दैट। इसकी मेंटेनेंस बहुत गाइडेड होती है। जिन कंट्रीज़ में होता है पेशेंट को डॉक्टर के सामने या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के सामने दवाई लेनी होती है। दे हैव टू कीप कमिंग टू द डिस्पेंसरी अगेन एंड अगेन, और एक मेजर करना होता है कि वी हैव टू बी श्योर कि उसका ओवर यूसेज ना हो जाए, वो अपने आप में इंडिपेंडेंस का ना हो जाए। एंड देन कमिंग टू नैलोक्सोन एंड नैल्ट्रेक्सोन। नैल्ट्रेक्सोन या नैलोक्सोन जो है वो एक तरीके से कॉम्बिनेशन में नैल्ट्रेक्सोन के साथ दी जा सकती है, नैल्ट्रेक्सोन अकेले भी दी जा सकती है। नैलोक्सोन को बुप्रेनॉर्फिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में दी जाती है। इनका काम है रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना। अगर हम रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं तो हमारी क्रेविंग रुक जाती है। अगर क्रेविंग रुक रही है तो हमारा ओपियोइड यूज़ रुक रहा है। अगर हम लॉन्ग टर्म नैल्ट्रेक्सोन देते हैं, उसके ऊपर अगर किसी भी वजह से पेशेंट ओपियोइड यूज़ कर भी लेता है तो दैट पेशेंट will not experience that high, which also then demotivates them to use the substance. तो ये इस तरह से भी मदद करती है। आपने डीमोटिवेशन की बात करी। यूसेज ऑफ ओपियम हैज़ ऑल्सो बीन correlated with losing your motivation in the long run. So रोशनी, अगर मोटिवेशन नहीं है और मुझे इतनी तकलीफ़ है, अगर मैं थोड़ा सा भी डोसेज कम करूं या मिस करूं और इतना सिग्निफिकेंट विथड्रॉल है, टॉलरेंस मुझे ऑलरेडी हो गई है, आई एम ऑलरेडी इन अ प्री कॉन्टेम्पलेटिव स्टेज, मुझे लगता है कि मैं कर ही नहीं सकता चेंज अपने अंदर, या मैं करना ही नहीं चाहता, तो यहाँ पे किस तरह की साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे एंड हेल्प अस अंडरस्टैंड राइट फ्रॉम द पॉइंट जहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते हैं। जैसे आपने मोटिवेशन की बात करी, तो सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर्स, ओपियोइड यूज डिसऑर्डर में भी मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग, मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी एक मोडालिटी है जो मिलर एंड रॉलनिक ने दी है, जो कि रोजेरियन थेरेपी में रूटेड है, जो क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी की जो हम बात करते हैं, जहाँ पर हम एम्पैथी, अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड की बात करते हैं, उसको एक कोलैबोरेटिव एप्लीकेशन में हम अप्लाई करते हैं। मॉड्यूलर एक मॉड्यूल है थेरेपी का, जहाँ पर हम जो स्टेजेस ऑफ मोटिवेशनल चेंज होता है, जैसे आपने बोला प्री कॉन्टेम्पलेशन, जब पेशेंट्स को अभी आइडिया ही नहीं है, वो चेंज करना ही नहीं चाहते, वो रेडीनेस टू चेंज का जो फैक्टर होता है वो ऑलमोस्ट मिनिमल होता है उस लेवल पर। फिर आगे जाकर कॉन्टेम्पलेशन का स्टेज पर हम पहुंचते हैं, जब हम थोड़ा विलिंग होते हैं कि हाँ, शायद एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ एक प्रॉब्लम है, ये सब्सटेंस यूज़ जो है ये इनफेक्टिव बिहेवियर है, इसमें शायद मुझे कुछ बदलाव लाने की ज़रूरत है। तो जो तीसरा स्टेज है वो है डिटर्मिनेशन, कि जब मुझ में वो डिटर्मिनेशन आ जाती है कि अब मुझे क्या स्टेप्स लेने हैं और कैसे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना मतलब फोर्थ स्टेज एक्शन, जब मुझे पता है कि क्या स्टेप्स लेकर किस डॉक्टर से मिलना है, क्या मेडिकेशन लेनी है, क्या एक्चुअली एक्शनेबल स्टेप्स हैं टू बी एबल टू चेंज माई बिहेवियर, माई कॉग्निशन, माई इमोशनल रेगुलेशन। और फिर आपका आखिरी स्टेज आता है रिलैप्स, जिसमें हम रिलैप्स प्रिवेंशन की बात करेंगे, कैसे इसको मेंटेन करेंगे अपने सारे चेंजेस को। तो ये इन अ नटशेल हो गया आपका मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी। साथ ही में बिहेवियरल चेंज में एक और साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक है जिसका एफिकेसी देखा गया ओपियोइड यूज़ में, जो है कंटिजेंसी मैनेजमेंट, जिसमें हम जो पॉजिटिव बिहेवियरल चेंज लाते हैं उसको रिवॉर्ड किया जाता है, और वो उसकी एफिकेसी पाई गई है स्पेसिफिकली ओपियोइड यूज़ डिसऑर्डर में। सो ओपियोइड यूज़ डिसऑर्डर में अगर हम इस बात को समझें तो एक हिस्सा है जो हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन कर रहे हैं, वहाँ पे जहाँ पे हमने सोचा भी नहीं है कि हमें इलाज कराना है। फिर जब हम इलाज तक पहुँचते हैं तब जो मंतोष ने बताया
कि हम एक मल्टीप्रॉन्ग ट्रीटमेंट यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उसका भी इलाज कर रहे हैं, क्रेविंग का भी कर रहे हैं, विथड्रॉल का भी कर रहे हैं, और आगे चल के भी हमारी क्रेविंग कम से कम रहे उसका वर्क कर रहे हैं, जो हम मेडिकल एस्पेक्ट से कर रहे हैं। इस फेज में हम हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, और उसके बाद रिलैप्स प्रिवेंशन के लिए जो साइकोथेरेप्यूटिक यानी काउंसलिंग एस्पेक्ट जो चल रहा है वो भी हमें कंटिन्यू करना है। इसी के साथ फैमिली के साथ काम करना ज़रूरी है। हमें लाइफ स्किल्स, क्योंकि जिन लोगों को ओपियोइड यूज डिसऑर्डर होता है, एक क्रॉनिक एस्पेक्ट है इसका, तो उनकी ओवरऑल लाइफ की फंक्शनैलिटी काफ़ी कॉम्प्रोमाइज्ड होती है। इसलिए उनको फिर से अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी पे वो वापस आ सकें, उसके बारे में भी हमें एफर्ट लगाना है। तो स्किल बिल्डिंग करनी है, लाइफ स्किल्स करना है, रिलेशनशिप्स रिलेटेड उनको सपोर्ट करना है। इसीलिए फैमिली का और सपोर्ट सिस्टम्स का बहुत रोल है। सपोर्ट ग्रुप्स, जहाँ पे बिना क्लिनिशियन की मदद के भी आप साथ में मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करके रिलैप्स प्रिवेंशन में एक दूसरे की मदद कर सके, इसका भी एविडेंस है। साथ ही में मुझे लगता है कि एट द लेवल ऑफ आवर सोसाइटी हमें एक एम्पैथी लाने की ज़रूरत है कि हम इस बात को समझें कि जो सब्सटेंस यूज से ग्रसित लोग हैं वो एक बीमारी है। इसको हम सिर्फ एक आदत, लत, बुरी आदत, तुम्हारी गलती, तुम्हारी कमजोरी के बदले बीमारी समझे। हाँ, ये जरूर है कि अगर हम एफर्ट लगाएं, अवेयरनेस करें, खास करके युवाओं और बच्चों के साथ अवेयरनेस करें, तो हम ओपियोइड यूज प्रिवेंशन पे मिलके काम कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ी में हो सकता है यूटोपियन सोच रखें कि एक ऐसा समय आए कि कोई भी सब्सटेंस यूज हो ही ना, लेकिन अगर हुआ है तो उसको बीमारी की तरह समझना भी जरूरी है, और उसके लिए हमें एक सपोर्ट देना है। और मुझे ये भी लगता है जो हेल्थ प्रोवाइडर्स हैं, हॉस्पिटल सिस्टम्स हैं, हमारे जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हम हेल्थ सपोर्ट करते हैं, वहाँ पे भी मुझे लगता है कि हमें सब्सटेंस यूज रिलेटेड इलनेस ट्रीटमेंट के बारे में एफर्ट लगाने की ज़रूरत है। क्योंकि जब कोई मरीज़ आते हैं, उनको लिवर, किडनी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है, तो हम उसका इलाज करते हैं, पर अगर हम ये नहीं देखते हैं कि उसके पीछे का जो कारण है, विच कैन बी एनी सब्सटेंस यूज, अभी चाहे हम ओपियोइड की बात कर रहे हैं, वो कोई और सब्सटेंस भी हो सकता है, उसकी भी ट्रीटमेंट उतनी ही ज़रूरी है, नहीं तो वो विशियस साइकिल से बाहर नहीं आ पाएंगे। हमें अगर कोई एक मैसेज इस अवेयरनेस, इस कॉन्वर्जेशन से लेना है, तो वो एक ही है कि हमें ये करना है कि से नो टू ड्रग्स। पहली बार, हर बार हमें मना करना है। आप सुन रहे हैं हमें, ये है अदायु लॉग्स, जहाँ पे हम चर्चा करते हैं मानसिक स्वास्थ्य के बारे में।